सरजू भैया, रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का अपना विशिष्ट स्थान है। वे एक लेखक होने के साथ साथ महान विचारक, चिंतक, पत्रकार और संपादक भी थे। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जन्म 1902 को मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर ग्राम के एक कृषक परिवार में हुआ था और 1968 में उनका निधन हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार थे। कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा, विवरण, संस्मरण एवं निबंध आदि विधाओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य को समृद्ध किया। प्रकाशित कृतियां: उपन्यास पतितों के देश में, कहानी संग्रह चेता के फूल, निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायको, रेखाचित्र माटी की मूर्तें, लाल तारा, संस्मरण मील के पत्थर तथा जंजीर की दीवारें, यात्रा वृतांत पैरों में पंख बांधकर आर उड़ते चल, जीवनी कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह। नाटक अम्पली, सीता की माँ, रामराज्य। संपादन बालक अरुण भारत युवक, किसान मित्र, कर्मवीर, कैदी, जनता, हिमालय, नई धारा, चुन्नू मून। रेखाचित्र का सारांश। हिंदी रेखाचित्र के इतिहास में रामवृक्ष बेनीपुरी को सर्वश्रेष्ठ रेखाचित्रकार माने जाते हैं। माटी की मूर्तें यह उनका प्रसिद्ध रेखाचित्र संग्रह है। इस संग्रह में इन्होंने भारतीय समाज के उपेक्षित जीवन के पात्रों को चुनकर उनको नायक का दर्जा दिया है। इसका प्रमाण सरजू भैया नामक रेखाचित्र है। सरजू भैया रेखाचित्र में सरजू भैया का स्वभाव परोपकारी दिखाया है, जो दूसरों की खातिर अपने आप को मुसीबतों में डाल देते हैं। सरजू भैया की गिनती गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में होती है। उनका रंग सांवला है, बगुले को से लंबी लंबी टांगों जैसे बाहें, कमर में धोती पहनते हैं, कंधे पर अंगोछा डाले रहते हैं। जब वे खड़े होते हैं तब आप उनके पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। उनको देखने से तो उनकी तस्वीर निस्संदेह किसी भूखमरे, मनहूस आदमी की मालूम होती है। सरजू भैया लेखक के गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक हैं। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़ हैं। वे जब दिल खोलकर हंसते हैं तो शरीर भर में जो सबसे छोटी चीजें उन्हें मिली हैं वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत हैं। तब वे बेतहाशा चमक पड़ते हैं। सरजू भैया के पास खेती थी, रुपए का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा नहीं था और नहीं खर्चीला, लेकिन सरजू भैया के पिता मरते ही लेन देन चौपट हो गया। बाढ़ ने खेती बर्बाद कर दी और भूकंप ने मकान का सत्यानाश कर दिया। सरजू भैया हर समय लोगों की मदद करता है। गांव में यदि किसी का बच्चा बीमार होता तो वैद्य को बुलाने सरजू भैया को भेजा जाता था। बाजार में किसी का सौदा खरीदने से लेकर छोटे मोटे काम के लिए लोग सरजू भैया को बुलाते थे। सरजू भैया का दरवाजा लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। सभी ने उसे सीधा समझकर ठगने की कोशिश की। इसमें सरजू भैया की खेती भी चौपट हो गई। इस कारण सरजू भैया किसी व्यवसाय में भी सफल नहीं हुआ। सरजू भैया अपने सीधेपन के कारण एक दिन सूदखोर, धन सेठ के चंगुल में फंस गया। इस सूदखोर से सरजू भैया हमेशा कर्ज लेता था। सरजू भैया ने कुछ पैसे उनसे लिए थे। इसके बदले में सूदखोर कागज पर उनका अंगूठा चिपटा लेते हैं और सरजू भैया गिरवी के रूप में ठग जाता है। दूसरों के खातिर सरजू भैया खुद मुसीबत में आ जाता है। संक्षेप में सरजू ने भैया। इस रेखाचित्र में लेखक ने सरजू भैया का जीवन चरित्र को उजागर किया है। सरजू भैया सादगी, सरल स्वभाव और सहज भोलापन के कारण सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। उनका हृदय विशाल है, उनके विचार भी विस्तृत और उदार हैं।
सरजू भैया शरीर से कमजोर दिखते हैं पर उनमें आत्मिक विश्वास भरा है। वे गांव के लोगों का सारा उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेकर उनकी सहायता करते हैं, परंतु गांव के लोग उनके सीधेपन का फायदा उठाकर उसे ठगने की कोशिश करते हैं। लेखक ने इस रेखाचित्र में ग्रामीण भागों में चलने वाली सूदखोरी को दिखाते हुए सरजू भैया जैसे सर स्वभाव के व्यक्ति अपने भोलेपन के कारण किस प्रकार इस व्यवस्था का शिकार बनते हैं यह दिखाया है। अर्थात सरजू भैया परोपकारिता के कारण अपना शरीर ही नहीं अपनी संपत्ति भी खो देते हैं।